टाइफाइड का क्या है, इसका जो बैक्टीरिया है वो समटाइम्स सेल्स के अंदर तक पेनिट्रेट कर जाता है, इसीलिए ये लोगों को रिकरेंट होता है। और फिर ऐसे लोग जिनको ये रिकरेंट होता है टाइफाइड फीवर, वो एज एन कैरियर काम करते हैं। ये सबसे पहले डिटेक्ट हुआ था 1869 में। एक आयरिश अमेरिकन कुक थी जिनकी वजह से मतलब 50 से लेकर मोर देन 100 इतने लोगों में टाइफाइड फीवर हुआ था। सो बेसिकली हमारे चारों तरफ सारे एनवायरमेंट में इतना ज्यादा एंटीबायोटिक है, उसकी वजह से हर बैक्टीरिया जो है अपने आप में रेजिस्टेंस डेवलप कर रहा है। और इसको देखा जाए तो WHO पूरा ऑल ओवर द वर्ल्ड इट्स अ मेजर कंसर्न अबाउट द रेजिस्टेंस, हाउ टू टैकल विद दिस एंटीबैक्टीरियल रेजिस्टेंस। ऑफ कोर्स अगर हमारी गट हेल्थ अच्छी नहीं है तो उससे हमारी इम्यूनिटी पर भी असर आता है, बिकॉज 70% ऑफ आवर इम्यूनिटी स्टार्ट्स विद द गट हेल्थ। अगर आपका कार्बोहाइड्रेट्स का, शुगर का, किसी भी चीज़ का अगर आप मैक्सिमम कंजप्शन करते हैं, उनको कंज्यूम करते हैं, तो आपकी इम्यूनिटी उतनी ही वीक हो जाएगी, बिकॉज डायरेक्टली इंपैक्ट करती है और आपको बीमारियां होने का खतरा ज़्यादा बढ़ जाता है। वहीं अगर आप बैलेंस्ड डाइट लेते हो तो वो आपकी इम्यूनिटी को इम्प्रूव करती है। अगर आप वही ना लाइट फूड लेते हो, बैलेंस्ड लेते हो, तो आप देखना बहुत लंबे टाइम तक आप बीमार भी नहीं पड़ोगे, बिकॉज आपकी इम्यूनिटी अच्छी है, आप कंट्रोल ले रहे हो, आप हर चीज़ को देख कर ले रहे हो कि इसमें आपका शुगर ज़्यादा नहीं है या इसमें आपका सॉल्ट ज़्यादा नहीं है। तो वो फूड जिसमें भी ये चीज़ें ज़्यादा नहीं होंगी, वो फूड डेफिनेटली आपकी इम्यूनिटी को अच्छा बनाकर रखता है। नमस्कार, रूट्स, थ्रेड्स एंड रिफ्लेक्शंस पॉडकास्ट के आज के एपिसोड में हम गट हेल्थ के बारे में बात करेंगे। बोलते हैं हमारा जो गट होता है वो हमारा दूसरा ब्रेन होता है। हमारे गट हेल्थ से ही हमारे फिज़िकल हेल्थ और मेंटल हेल्थ को पता किया जा सकता है। आज इस एपिसोड में हमारे साथ अतिथि है डॉक्टर सुशीला। डॉक्टर सुशीला माइक्रोबायोलॉजिस्ट है एम्स में, दिल्ली के एम्स में। तो आज हम उनसे बात करेंगे। आपको ये एपिसोड बहुत अच्छा लगेगा, इसलिए आप सबको इसको शेयर करना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। लेट्स गेट स्टार्टेड। नमस्ते मैम। हाय मोहिनी, हाउ आर यू? आई एम गुड मैम, कैसे हैं आप? मैं बढ़िया, आप बताइए। मैं भी अच्छी हूँ। हमने डॉक्टर कुमार के साथ एपिसोड किए हैं, 4-5 एपिसोड किए हैं। हाँ। और तभी हमने बात की थी सर से कि आपके साथ भी एपिसोड करेंगे। थैंक यू, आज फाइनली वो टाइम आ गया। आपका टाइम नहीं मिल रहा था। यस मैम, सबसे पहले आप हमें बताइए कि एज अ माइक्रोबायोलॉजिस्ट आप किस फील्ड में क्या काम करते हैं, क्या करते हैं सब? मोहिनी, मैं एम्स में एज एन साइंटिस्ट काम करती हूँ इन माइक्रोबायोलॉजी डिपार्टमेंट। और मेरा जो मेन रिसर्च का एरिया है वो हमेशा से 2005 से ही 2005 से माइक्रोबायोलॉजी में टाइफाइड फीवर पर रहा है कि ये फैलता कैसे है, इंडिया में कितना है, इसमें रेजिस्टेंस कैसे आता है, इसको हम ठीक कैसे कर सकते हैं, और इसके बारे में सारी की सारी जानकारियाँ। तो 2005 से मेरा मेन फोकस टाइफाइड बुखार फीवर पर ही है। अगर हम टाइफाइड की बात करें तो बहुत सारे लोगों को होता है, मतलब और कोई तो लोग ऐसे होते हैं कि जिनको हर 6 महीने में टाइफाइड हो जाता है। हाँ, ये ऐसे क्यों होता है? टाइफाइड का क्या है, इसका जो बैक्टीरिया है वो समटाइम्स सेल्स के अंदर तक पेनिट्रेट कर जाता है। और जो दवाइयाँ हम इसको ठीक करने के लिए लेते हैं, जो भी एंटीबायोटिक, तो सारी की सारी एंटीबायोटिक्स जो हैं वो सेल के अंदर पेनिट्रेट नहीं कर पाती। तो ये सेल के अंदर रहेगा और हर 2-4 महीने में या 5 महीने में जब भी आपकी इम्यूनिटी वीक होगी, ये फिर से आके आपके ऊपर अटैक करेगा, इसीलिए ये लोगों को रिकरेंट होता है। और फिर ऐसे लोग जिनको ये रिकरेंट होता है टाइफाइड फीवर, वो एज एन कैरियर काम करते हैं। अगर उनका हाइजीन प्रॉपर नहीं होगा, अच्छे से वो हैंड वॉश नहीं करेंगे, कुछ नहीं करेंगे, तो वो टाइफाइड फीवर दूसरे लोगों में भी फैला सकते हैं। स्पेशली अगर वो कोई कुक है, खाना बनाना या किसी को सर्व करना, अगर ऐसा कोई पर्सन है तो उसे डेफिनेटली ये टाइफाइड फीवर दूसरे लोगों में फैलेगा। हम जब शूटिंग के पहले बात कर रहे थे तो आपने कुछ स्टोरी बताई हमें। इसी कैरियर के ऊपर एक जो सबसे, और जो ये कैरियर होते हैं इनको हम बोलते हैं एसिम्प्टोमेटिक। जब तक ये कैरियर की फॉर्म में रहेंगे, इनको खुद को कोई सिम्टम्स नहीं होते, वो बिल्कुल नॉर्मल रहेंगे। लेकिन वो जब ये काम करते हैं, खाना पकाते हैं, किसी को सर्व करते हैं, या कोई भी मतलब किसी के भी कांटेक्ट में आते हैं किसी भी फॉर्म में, या एक सेम प्लेट में खाना खाते हैं, फूड शेयरिंग इन अ कॉमन प्लेट या कॉमन एरिया, सो उस केस में वो जब जैसे औरों को फैलाते हैं
तब वो और दूसरे लोगों में सिम्टम्स आ जाएंगे जब वो खाते हैं, लेकिन जो कैरियर है उसमें नहीं आएंगे। इसी की सेम स्टोरी है। ये सबसे पहले डिटेक्ट हुआ था 1869 में, एक आयरिश अमेरिकन कुक थी, जिनकी वजह से क्या मतलब 50 से लेकर मोर देन 100 इतने लोगों में टाइफाइड फीवर हुआ था। और उनको इसकी वजह से 2 बार टोटल यूएस गवर्नमेंट ने क्वारंटाइन भी किया था। टोटल मिला के उनको 26 साल के लिए क्वारंटाइन किया गया था, जिसमें से जितना इन्फेक्शन उनसे फैला उसमें से 3 तो डेथ थी और मोर देन 100 जो थे लोग उससे इन्फेक्ट हुए थे। सो एज एन क्वारंटाइन उसको एक आइलैंड पर भेज दिया गया था। एंड फाइनली जब वो मरी थी तो भी शी वॉज अलोन। टाइफाइड को बोलते हैं इट्स अ गट का डिसीज। यस, टाइफाइड बेसिकली इसका नाम ही एक एंट्रिक फीवर है। इसको टाइफाइड फीवर ऑल्सो नॉन एज एन एंट्रिक फीवर, जिसमें कि एक होता है टाइफाइड, एक होता है पैराटाइफाइड। ये 2 अलग अलग फीवर, टर्म एक एंट्रिक फीवर वो इसलिए कि ये होते 2 बैक्टीरिया की वजह से हैं, बट इनका सारा साइन सिम्टम्स ट्रीटमेंट ऑलमोस्ट सेम होता है। जो स्पीशीज़ है जिस बैक्टीरिया से ये होते हैं वो भी सेम ही है। सो ये शुरुआत तो इसके गट से होती है ऑब्वियसली, बट ये धीरे धीरे आपके पूरे, अगर आपका ट्रीटमेंट नहीं सही हो पाएगा या आप इसे कंट्रोल नहीं कर पाएंगे तो ये धीरे धीरे आपका पूरी बॉडी को भी इन्वॉल्व कर लेता है। आपने जैसे शुरू में बोला कि रेजिस्टेंस करते हैं बॉडी एंटीबायोटिक्स को। यस, तो ये क्या इसकी वजह से होता है कि लोग सेल्फ मेडिकेशन लेते हैं, या कुछ भी थोड़ा सर्दी हो गया, फीवर आ गया तो मेडिकल में जाके? यस, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस मेनली होता है सेल्फ मेडिकेशन की वजह से, या जैसे कि यहाँ पर क्या होता है मेनली इंडिया में, आप कभी केमिस्ट की शॉप पे जाते हैं, लोग बुखार होता है वो डॉक्टर के पास जाना पसंद नहीं करते, उनको लगता है डॉक्टर के पास जाएंगे उससे शॉर्टकट है, खुद ही बुखार हुआ है जाके केमिस्ट से दवाई ले आते हैं, एंटीबायोटिक ले आएंगे, और एंटीबायोटिक में भी वो 1 या 2 दिन के लिए खाएंगे, 1-2 दिन खाते ही वो बुखार उतरेगा और वो फिर उसको छोड़ देंगे। जबकि ऐसा नहीं होता। जो भी जितना भी आपके ब्लड में इन्फेक्शन है, बैक्टीरियल सेल काउंट है, जब तक आप उसको कुछ दिनों के लिए नहीं लेते, इसीलिए कहते हैं डॉक्टर के पास जाना ज़रूरी है, क्योंकि वही सलाह देंगे आप इनको 3 दिन लो, 5 दिन लो, 7 दिन लो, आपके बेस्ड ऑन योर सिम्टम्स वो आपको बताते हैं, प्रिस्क्राइब करते हैं कि आप इतने दिन के लिए दवाई लो। लेकिन जब वो सेल्फ मेडिकेशन की फॉर्म में 2 दिन लेकर 3 दिन लेकर उसको छोड़ देते हैं, तो उससे क्या होता है ना कि बैक्टीरिया को जब हम एक कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट में और उसको एक्सपोजर देते हैं एंटीबायोटिक्स का, तो इट मे गेट म्यूटेटेड, उसके डीएनए तक में भी म्यूटेशन होके वो उस रेजिस्टेंट डेवलप कर लेता है, रेजिस्टेंस उस पर्टिकुलर एंटीबायोटिक के अगेंस्ट। सो फिर आप कितनी भी उनको वो वाली एंटीबायोटिक दो तो उनका असर उस बैक्टीरिया के ऊपर होगा ही नहीं। फॉर एग्जांपल टाइफाइड के केसेस में अब आजकल क्या है, अभी नया रिसेंटली इसमें XDR केसेस मींस एक्सटेंसिवली ड्रग रेजिस्टेंट केसेस, जिसमें कि आपके ऊपर कोई भी एंटीबायोटिक काम नहीं करेगी, वो वाले केसेस भी इमर्ज होना स्टार्ट हो गए हैं। फॉर एग्जांपल सिंस 2016 पाकिस्तान सिंध हैदराबाद में आपका XDR साल्मोनेला टाइफी और यू कैन से टाइफाइड फीवर का आउटब्रेक वहाँ पर अभी तक भी चल रहा है, जिसमें कि आपकी मेनली 1 या 2 एंटीबायोटिक बचती हैं। मेनली जो भी आपके क्लासिकल हैं 6-7 ड्रग, उनके अगेंस्ट वो उस पर कोई काम करती ही नहीं है। और आजकल जो हम अदर देन आपका सेल्फ मेडिकेशन, जो हमारा हर जगह पे हर चीज़ में हमारे जो एंटीबायोटिक स्टार्ट हो रहा है, फॉर एग्जांपल आपका सॉइल में भी एंटीबायोटिक्स है क्योंकि सॉइल का अपना वो है। जो आपका एनिमल फूड है उसमें भी एंटीबायोटिक्स है। सो बेसिकली हमारे चारों तरफ सारे एनवायरनमेंट में इतना ज़्यादा एंटीबायोटिक है, उसकी वजह से हर बैक्टीरिया जो है अपने आप में रेजिस्टेंस डेवलप कर रहा है। और इसको देखा जाए तो WHO पूरा ऑल ओवर द वर्ल्ड इट्स अ मेजर कंसर्न अबाउट द रेजिस्टेंस, हाउ टू टैकल विद दिस एंटीबैक्टीरियल रेजिस्टेंस। ऐसे बोलते हैं हमारा गट हमारा सेकंड ब्रेन होता है। yes. हमारे फिजिकल हेल्थ जो होती है वो ओवरऑल हम गट हेल्थ पे डिपेंड होती है, मेंटल हेल्थ भी डिपेंड होती है। हाँ। तो आप इसके बारे में बताइए कि गट हेल्थ क्यों इम्पोर्टेंट है। गट हेल्थ हमारी बिल्कुल गट हेल्थ को हम एज एन सेकेंड ब्रेन इसीलिए कंसिडर करते हैं कि हमारा ये एक होता है एंटरिक नर्वस सिस्टम ENS, जो कि हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम से इंडिपेंडेंट भी काम कर सकता है और उसके साथ मिलकर भी काम करता है। तो ऑब्वियसली अगर कुछ भी हमारा इसमें डिसबैलेंस होता है, हमारे एक गट हेल्थ मीन्स बैलेंस बिटवीन द गुड बैक्टीरिया
हमारा गट इज कवर्ड विद द गुड बैक्टीरिया, राइट। उसमें कुछ भी अगर हमारा इम्बैलेंस होता है या पूरा वाइप आउट होता है या कुछ भी चेंजेस आते हैं तो वो सिग्नल्स तो आपके ब्रेन तक भी जाएंगे। और ये सब होता है इस वजह से कि अगर हम बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम हम स्ट्रेस में चले गए या हमारा लाइफस्टाइल ठीक नहीं है, हम प्रॉपर सो नहीं पा रहे हैं, नींद पूरी नहीं ले रहे हैं, अच्छा खाना नहीं खा रहे हैं और इसी तरह की अलग अलग चीज़ें, सेल्फ मेडिकेशन कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली उन सब का हमारे गट पर पूरा का पूरा असर पड़ता है। और अगर गट हमारा इम्बैलेंस रहेगा, नॉर्मल हमारा माइक्रोबायोम अगर इम्बैलेंस रहेगा तो हमारा नर्वस सिस्टम, सेंट्रल नर्वस सिस्टम पर भी उसका असर आएगा। यस, आपने ये माइक्रोबायोम की बात की, ये क्या होता है? Microbiome is basically an umbrella term which includes all the bacteria. I mean a group of bacteria, good as well as bad. But in case of gut microbiome, we consider good bacteria. The presence of good bacteria in our gut. So it says there here more than 400 trillion bacteria are present in our gut, which is 10 times more than our body's cells total. So this many bacteria we have in our gut flora. So that is our microbiome. यस, लाइफस्टाइल में ऐसे हम क्या कर सकते हैं कि जिससे हमारी गट हेल्थ अच्छी रहे? लाइफस्टाइल में हम प्रॉपर नींद ले सकते हैं, कुछ अच्छा, नींद का भी असर होता है गट? बिल्कुल होता है। अगर आप प्रॉपर नींद नहीं लेंगे, आपको स्ट्रेस रहेगा, स्ट्रेस जनरेट होगा तो उससे आपका जो इन्फ्लेमेशन बढ़ता है बॉडी में, अगेन वही आपका गट माइक्रोबायोम जो है वो डिसबैलेंस होता है, जिसे डिसबायोसिस कहते हैं, क्योंकि आपका पूरा फ्लोरा आपका चेंज हो जाएगा और उसका असर तो फिर आपके ब्रेन पर आएगा ही आएगा। यस, और नींद के साथ और क्या क्या कर सकते हैं जिससे गट हेल्थ अच्छी रहे? हम प्रोबायोटिक एनरिच्ड फूड ले सकते हैं, फॉर एग्जाम्पल बटर मिल्क, यस, कर्ड, बटर मिल्क एंड आपका होल ग्रेन फूड, ग्रीन वेजिटेबल्स एंड विद गुड हाइजीन। इन सब चीज़ों के साथ हम अपने अच्छे गट बैक्टीरिया को एंड ऑब्वियसली हमारी सम एक्सरसाइज जस्ट टू रिलीव योर स्ट्रेस, उसको कम करने के लिए अच्छी नींद ले सकते हैं। तो ये सब हमारा गट बैक्टीरिया की गुड हेल्थ को प्रमोट करता है। यस, हमने आपके सेंटर से, डॉक्टर कुमार के सेंटर से कोलन हाइड्रोथेरेपी की थी, आप ही ने मेरी थेरेपी की थी। yes. तो कोलन हाइड्रोथेरेपी का गट हेल्थ मेंटेन करने में या बिगड़ा हुआ जो है वो सही करने में क्या रोल है? ओके, बेसिकली कोलन हाइड्रोथेरेपी इज द इरिगेशन ऑफ योर कोलन विद द वाटर, राइट, सम लीटर ऑफ वाटर, है ना। तो उसमें क्या है, अगर आपका गट ऑलरेडी डिस्टर्ब्ड है, आपको कॉन्स्टिपेशन है, आपका नींद ठीक से नहीं आ रही, आपको स्ट्रेस है, एंग्जाइटी है, तो उस केस में आप कोलन हाइड्रोथेरेपी के लिए जाते हैं। तो वंस एक बार ये आपका पूरा का पूरा जो भी कॉन्स्टिपेशन है या बैड बैक्टीरिया है आपके गट में, जिसकी वजह से आपको स्ट्रेस है या एंग्जाइटी है, उन सबको ये आपका पूरा का पूरा 2-3 थेरेपीज में 2-3 सिटिंग्स में ये उसको पूरा क्लीन करता है। सो दैट वे ये आपके जितने भी एपरेंट सिम्टम्स हैं उनको रिलीव करने में आपकी हेल्प करता है। मैम, मेरा जो वेट लॉस हुआ, फैट लॉस हुआ, उसमें कोलन हाइड्रोथेरेपी का मतलब बहुत बड़ा रोल है। डायरेक्टली उसकी वजह से मेरा फैट लॉस नहीं हुआ, बट थेरेपी करने के बाद एक क्या कह सकते हैं, एक जर्नी तो शुरू हो गई। यस, एक डिटॉक्सिफिकेशन शुरू में बॉडी को मिला। और तो ये कोलन हाइड्रोथेरेपी किन लोगों ने करनी चाहिए? इसके मतलब लिए हेल्दी लोग भी कर सकते हैं। यस, अगर उनको डिटॉक्सिफिकेशन के लिए जाना है या वो थोड़ा बहुत भी ऐसे स्लगिश या थोड़ा सा लाइफस्टाइल में लग रहा है कि उनको स्ट्रेस एंग्जाइटी ज़्यादा है, उस हिसाब से वो जा सकते हैं, नो डाउट वो जा सकते हैं। एंड अभी तक इसके कुछ हार्म्स या इसके साइड इफेक्ट अभी तक तो टिल नाउ तो रिपोर्टेड नहीं है कि भाई एज एन डॉक्टर कुमार लाइफस्टाइल सेंटर पर इतने सारे लोग आए हैं, डॉक्टर कुमार ने तो थाउजेंड्स के उसमें उसको किया है, तो अभी तक तो ऐसा कोई रिपोर्ट तो इसका है नहीं कि किसी को इसका साइड इफेक्ट हुआ है। जितने लोगों ने लिया है उसको सबको इसके फ़ायदे बहुत हुए हैं। सो इसको लेने को तो हेल्दी लोग भी बिल्कुल ले सकते हैं। अदरवाइज़ ये मेनली जिनको इन्फ्लेमेटरी बाउल सिंड्रोम IBS है और भी कई सारे डिसऑर्डर्स है, जिनको कॉन्स्टिपेशन ज़्यादा रहता है, उनके लिए तो ये रिकमेंडेड ही है। उसके लिए तो आपका बहुत सारे लिटरेचर भी अवेलेबल है। कहते हैं कि देर आर पीपल हु सेज कि एविडेंस नहीं है या वो नहीं है, एविडेंस है, पब्लिकेशंस हैं, कम है उसमें, लेकिन अब क्या है ना कि लोग इस चीज़ को मान रहे हैं, वो इस चीज़ को देख रहे हैं।
कोविड के टाइम पर थोड़ा ऐसा हुआ कि लोगों का जो इंटरेस्ट है वो थोड़ा नेचुरोपैथी, आयुर्वेदा, आई मीन अदर देन आपका एलोपैथी, मतलब लोगों ने हर फील्ड को, हर ब्रांच को उन्होंने देखना स्टार्ट किया है, एक्सप्लोर करना शुरू किया है कि किसमें क्या है, और उसको एक्सप्लोर भी उन्होंने ऐसे किया है कि खुद उसको उन्होंने अपने लाइफस्टाइल में वो लेकर आए हैं। उसको उन्होंने उसमें जाकर उन्होंने अपना ट्रीटमेंट लिया है। तो अब वो दे कैन वो बता सकते हैं कि उनके लिए क्या अच्छा है, उनको क्या अच्छा लग रहा है। वो तो विजिबल से इफेक्ट है, जैसे आप अपना बता रहे हो। अगर हम ही कहें कि नहीं कॉलन हाइड्रोथेरेपी नहीं ठीक है या कुछ है, वो तो आप खुद ही बता रहे हो कि आपका वेट लॉस का जर्नी वहाँ से स्टार्ट हुआ है, एंड दैट वाज अ गुड स्टार्ट, आई थिंक, राइट? सो इनिशियली दैट वाज गुड स्टार्ट। सो मुझे तो ऐसा लगता है, अगर मैं अपने पर्सनल, बाकी सबका अपना पर्सनल एक्सपीरियंस है, आई मीन लोगों का ऑब्वियसली आप किसी को फोर्स नहीं कर सकते, किसी को बता नहीं सकते, दे हैव टू डिसाइड, दे कैन डिसाइड, आई मीन, ठीक है ना। बट येस, हेल्दी पर्सन्स भी इसके लिए जा सकते हैं, इसको करवा सकते हैं। ये कितनी बार करना होता है साल में? डिपेंड्स, ये बहुत ज़्यादा आपको नहीं करना चाहिए। बहुत बार अगर मैं कहूँ कि हर महीने या वैसे तो उसमें, क्योंकि इसका भी हैबिचुअल होना गलत है। किसी भी चीज़ को आप एक लिमिट से ज़्यादा करते हो तो वो गलत है। कोई भी चीज़ है, वो तो आप फूड भी ज़्यादा लोगे, ओवर ईटिंग भी अच्छी नहीं होती। तो इसका वही है कि साल में अगर आप ले रहे हो तो आप 2-3 सेशन एक बार ले सकते हो, 6 मंथ्स में आप एक बार ले सकते हो। इट डिपेंड्स ऑन योर सिचुएशन, अगर आप हेल्दी हैं तो। और अगर आपको कोई इशू है, फॉर एग्जांपल वही अगर आप किसी सिम्टम्स के साथ हैं, किसी बीमारी के साथ हैं, तो वो डिपेंड करता है आपके सिम्टम्स पे। उस पर भी डिपेंड करते हैं कि आप कितनी बार इसको कैसे ले सकते हो। हाँ, इसको जो है कुछ सिचुएशंस में इसे रिकमेंड नहीं किया जाता, जैसे कि प्रेग्नेंट है कोई लेडी, प्रेग्नेंट वुमेन्स है, उसमें इसको प्रिस्क्राइब नहीं करते, उसमें इसको नहीं करना चाहिए। या किसी को आई मीन अल्सर्स हैं, उस केस में इसको नहीं करना चाहिए। सो कुछ सिचुएशंस हैं जहाँ पर ये रिकमेंडेड नहीं है। बट अगेन वही है कि जब भी आप इसे कराओ तो आपको ये ज़रूर देखना पड़ेगा कि आपका अंडर मेडिकल सुपरविजन हो, आई मीन कोई प्रोफेशनल आपके पास हो। ऐसा नहीं कि आपका कोई सेंटर खुला है या कुछ भी है वहाँ जाके करा ले। ऑब्वियसली इसके लिए मेडिकल सुपरविजन और एक्सपर्ट इसमें होना बहुत ज़रूरी है। यस, गट हेल्थ को मेंटेन करने में या बिगड़ा हुआ गट हेल्थ अच्छा करने में कोलन हाइड्रोथेरेपी का क्या रोल है? कोलन हाइड्रोथेरेपी आपको, अगर आपका गट, अगर आप हेल्दी हैं, अगर आप हेल्दी हैं तो आप ऑब्वियसली आपका माइक्रोबायोम या आपका जो फ्लोरा है वो आपका हेल्दी फ्लोरा ही है। उस केस में अगर आप डिटॉक्सिफिकेशन के लिए जाते हैं या कोलन हाइड्रोथेरेपी करवाते हैं तो उसमें एक जो इशू है कि आपका पूरा फ्लोरा क्लीन हो जाएगा या नॉर्मल फ्लोरा डिस्टर्ब हो जाएगा, तो उसका इशू तो ऑब्वियसली आपका प्रीबायोटिक्स और उनके साथ या आपका प्रीबायोटिक एनरिच्ड फूड लेने के साथ सॉल्व होता है। इन केस अगर आपको इन्फ्लेमेटरी बॉल सिंड्रोम है, इसके ऊपर तो कुछ स्टडीज़ भी हैं 2016 की और 2017 के कुछ पेपर्स भी हैं जिसमें कुछ एक पायलट स्टडी भी की गई कुछ पेशेंट्स के ऊपर, तो जिनमें इंटेस्टाइन ये इन्फ्लेमेटरी बॉल सिंड्रोम में कोलन थेरेपी करने के बाद उनके सारे के सारे सिम्टम्स जो हैं वो इम्प्रूव हुए हैं। तो इसको ऐसे पेशेंट्स में और फिर नॉर्मल फ्लोरा को रिस्टोर करने में इसकी हेल्प ली जाती है और ये डेफिनेटली उसमें हेल्प करती है। तो एक बार अगर आपको बार बार कोई बीमारी हो रही है, बार बार कोई डिजीज़ हो रही है और आपका फ्लोरा नॉर्मल नहीं हो पा रहा है, तो कोलन हाइड्रोथेरेपी की हेल्प से ना एक बार में वो सारा आपका क्लीन हुआ। आपने 1-2 सिटिंग ली, 3 सिटिंग्स जितना भी आपको डॉक्टर प्रिस्क्राइब करेंगे, आपने उतने सेशंस लिए। उसके बाद क्या है, आप प्रीबायोटिक पर आते हैं, आप अपना डाइट चेंज करते हैं, ऑब्वियसली अंडर मेडिकल सुपरविजन या अंडर द सुपरविजन ऑफ एन एक्सपर्ट। सो आपका बहुत जल्दी ये सारा का सारा विद इन आपका 10-12 डेज आपका एक बार तो पूरा का पूरा ये सारा सिस्टम चेंज हो जाएगा। तो आपकी बॉडी को पूरा रेस्ट मिलेगा ड्यूरिंग दैट टाइम। हम कब कह सकते हैं कि हमारा गट हेल्थ अच्छा है? मैंने एक ऑब्जर्व किया है, मुझे ना यूजुअली सपने नहीं आते हैं रात में, अगर और आते भी होंगे तो मुझे पता नहीं चलता। मैं जब सोऊंगी उसके 8-9 घंटे कंटिन्यू 8-9 घंटे बाद ही मैं उठती हूँ। लेकिन मैंने ये ऑब्जर्व किया, मतलब सालों से ऑब्जर्व करती आ रही हूँ कि अगर कभी मैंने बहुत ऊपर इसके ऊपर ये खाया है, या मैंने ये भी ऑब्जर्व किया है अगर किसी रेस्टोरेंट में गए और मुझे वहाँ का एटमॉस्फेयर या जो भी अच्छा नहीं लगा ना, हाँ, तो मुझे से मैंने ऑब्जर्व किया है कि मुझे उसी रात सपना आता है। तो ऐसे क्यों होता है कि हमारा पेट से
रिलेटेड है हमारे ड्रीम्स आना, या मतलब somehow mental आई health? थिंक अभी वही तो आप अभी पहले बोल रहे थे ना, आर गट इज एज एन सेकंड ब्रेन Yes. एंड बोथ द ब्रेन आर इंटरकनेक्टेड. they are interconnected as well as they work independently. They can work independently. Yes. So obviously अगर आपका स्टमक डिस्टर्ब रहेगा, सी आप बॉडी में कुछ भी चेंज करते हैं, अगर आप बुरे से अच्छा भी चेंज करेंगे तो वो भी जो भी उसके चेंजेस होंगे वो आपका ब्रेन आप तक जरूर पहुंचाएगा किसी भी फॉर्म में. आपकी Yes. बॉडी फील करेगी, आपकी फीलिंग्स जो है आपको उसी के थ्रू पता चलेंगी. और अगर कुछ बुरे चेंजेस होंगे, कोई आपने कुछ गलत खा लिया या बॉडी में उसके रिएक्शंस हो रहे हैं आपके गट में या कुछ भी, तो वो भी बॉडी किसी ना किसी फॉर्म में तो आपको बताएगी ही. ऐसे हमारे फिजिकल हेल्थ के क्या क्या सिम्टम्स है? जैसे कि मैंने माइंड से रिलेटेड बताया कि आपकी अगर गट हेल्थ खराब है, पेट खराब है, तो आपका स्लीपिंग पैटर्न कुछ डिस्टर्ब होता हो जाएगा. है. बिल्कुल. तो ऐसे ही फिजिकल हेल्थ के क्या क्या सिम्टम्स है कि जो बताते हैं कि आपका गट खराब है? आपको सबसे बड़ा तो आपको स्ट्रेस, एंग्जाइटी, या तो आपको कॉन्स्टिपेशन हो जाएगा, या आपको बहुत ज़्यादा लूज मोशन रहेंगे, राइट. आपकी स्लीप जो है प्रॉपर नहीं रहेगी, आपको ब्लॉटिंग लगेगी पेट में, कोई भी खाना बहुत अच्छे से डाइजेस्ट नहीं होगा. और अगर डाइजेस्ट नहीं होगा तो आपको भूख नहीं लगेगी, भूख कम लगेगी. और आपके अंदर भूख कम लगेगी तो आप बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक फील नहीं करोगे डे टू डे वाली लाइफ में. आपको कुछ काम करना है, आप उतना ही लेथार्जिक फील करोगे. सो ये बहुत सारी चीज़ें हैं. किसी काम में आपका मन नहीं लगेगा, आपको एसिडिटी हो जाएगी. तो बहुत सारी चीज़ें जिससे आपको पता लगता है कि हमारा गट जो है ठीक नहीं है. अच्छा, मुझे आप बताइए लैक्टोज इंटॉलरेंस के बारे में. ऐसे बोलते हैं अभी अगर हम लैक्टोज इंटॉलरेंस अभी ये कॉन्सेप्ट के बारे में बात करते हैं तो लोग बोलते हैं कि पहले के ज़माने में तो जी इतना दूध पीते थे, कुछ नहीं होता था. और अब अगर आप ऑब्जर्व करो ना, दूध ज़्यादा पीने से गट में गड़बड़ हो जाती है, पेट में. तो ऐसे क्यों है? पहले भी तो लोग पीते थे, अभी क्यों इसका इतना दिक्कत हो रहा है? आजकल ना लाइफस्टाइल में भी बहुत सारा चेंजेस हुआ है, क्योंकि वर्क प्रेशर है, लोग इतना बिजी रहते हैं. उसमें क्या होता है ना कि आप लोग ना जंक फूड की तरफ बहुत ज़्यादा शिफ्ट हुए हैं. सो जंक फूड की तरफ शिफ्ट होने की वजह से, और आपका अगेन वही खाना पीना ठीक नहीं होगा, स्ट्रेस रहेगा, नींद प्रॉपर नहीं रहेगी, तो आपकी जो ईटिंग हैबिट्स चेंज होंगी. तो जो आप खाओगे आपकी बॉडी में तो वही रहेगा ना, जो आप खाते हो आप वही डाइजेस्ट करोगे. तो जो आप खा रहे हो उसी के अकॉर्डिंग आपका माइक्रोफ्लोरा, जो माइक्रोबायोम है, वो भी आपका उसी के ऊपर बेस्ड रहता है. अगर आप जंक फूड ज़्यादा लोगे, आपकी डाइट अच्छी नहीं होगी, तो आपका माइक्रोफ्लोरा भी अच्छा नहीं होगा, गुड बैक्टीरिया भी अच्छे नहीं होंगे, राइट. और ऐसा नहीं है कि पहले मिल्क इंटॉलरेंस नहीं होता था या लैक्टोज इंटॉलरेंस की अगर हम बात करें नहीं होता था, पहले भी होता था. मे बी तब रिपोर्ट इतना ज़्यादा केसेस रिपोर्ट नहीं होते होंगे. और आज का तो जितना एनवायरमेंटल फैक्टर्स भी हैं, इतना पोल्यूशन है, इतनी बहुत सारी चीज़ें हैं जो वो मिलाकर आजकल बहुत ज़्यादा कोई भी चीज़ ये जो है ज़्यादा बढ़ रहा है. अगर जो लोगों को ये लैक्टोज इंटॉलरेंस है या जिनको ग्लूटेन सूट नहीं करता है, और फिर भी अगर ये लोग ये बंद नहीं करते खाना, तो इसका उनके गट पे क्या असर होता है? वो खाना नहीं बंद करते, वो तो अगर आपको किसी को ग्लूटेन एलर्जी है, ऐसा नहीं हो सकता कि वो खाना बंद ना करें, क्योंकि ग्लूटेन से अगर उसको एलर्जी है तो उसको तो बॉडी पे सिम्टम्स आने स्टार्ट हो जाएंगे. आपको स्किन एलर्जीज हो जाएंगी, और इनकी इंटॉलरेंस की वजह से आपको सिम्टम्स ही ऐसे आएंगे कि फाइनली आपको छोड़ना पड़ेगा. लैक्टोज की वजह से जैसे आपको ब्लोटिंग हो जाएगी या कुछ और हो जाएगा, आपको खुद में खुद पता चल जाएगा, एसिडिटी हो जाएगी, कुछ आपके सिम्टम्स ऐसे होंगे कि आप खुद ही वो चीज़ नहीं खा पाएंगे. आपकी बॉडी आपको बताएगी कि ये चीज़ मुझे सूट नहीं कर रही है. ब्लोटिंग क्या होती है बताइए? ऐसे मुंह भी फुला फुला लगता है, पेट भी फुला फुला लगता है. इस जब आपकी बॉडी में वाटर रिटेंशन एक लिमिट से बहुत ज़्यादा अभी बढ़ जाता है, प्लस में आपका गैस, जिस भाषा में हम कहते हैं ना, खाना खाने के बाद अगर आपका डाइजेशन ठीक नहीं है तो उसे गैस बन जाती है, तो उस वजह से आपको पेट फुला फुला लगता है, उसको हम ब्लॉटिंग कहते हैं. ये भी पुअर गट हेल्थ का बिल्कुल 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 बिल्कुल. जो भी हमारे अच्छे या गुड गट बैक्टीरिया हैं वो हेल्प ही करते हैं हमारे फूड को डाइजेस्ट करने में. जितने भी हमारा कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट है वो उसको ब्रेक करते हैं स्मॉल फैटी एसिड चेन्स में.
जो कि जिनसे कि हमें एनर्जी मिलती है और जिनसे कि जो कि हमारे डाइजेशन के लिए बहुत इजी रहती हैं। अगर वही हमारा डिस्टर्ब रहेगा माइक्रोफ्लोरा, तो वो हमारा हैवी फूड डाइजेस्ट नहीं हो पाएगा। दालें भी किसी को स्मॉल फैटी एसिड चेन्स नहीं बन पाएंगे फॉर एग्जांपल। तो फिर अगर वो चीज़ आपने खाई है और वहीं पर रखी हुई है तो कुछ तो क्रिएट करेगी। और अगर हम कोलन हाइड्रो थेरेपी करते हैं तो इसकी वजह से ये जो प्रॉब्लम होता है कि दालें नहीं पचती है, ब्लोटिंग होती है, ये सॉल्व हो जाता है, या ये जिसको सूट नहीं करता उसको सूट करेगा ही नहीं अगर थेरेपी करो ना करो तो भी? नहीं, वो ये डिपेंड करता है, मतलब इसके भी फैक्टर्स अलग अलग होते हैं। पहले तो रीज़न ढूंढना पड़ेगा कि समटाइम्स किसी को ग्लूटेन एलर्जी है तो वो सिर्फ खान पान और उसकी वजह से नहीं है, वो उसको है तो वो उसको मे बी परमानेंटली ही हो। तो ऐसा नहीं है कि कोई थेरेपी लेने से उसकी एलर्जी हमेशा के लिए ठीक हो गई, ऐसा बिल्कुल नहीं कह सकते उसको। लेकिन हाँ, उसको अगर पता लगने के बाद एक अच्छा लाइफस्टाइल उसको हमेशा के लिए मेंटेन करना है। जब आपको एक चीज़ पता चल जाए कि ये चीज़ आपको खाने से नुकसान है तो आप उस चीज़ को अवॉइड करोगे। आजकल शेड्यूल बहुत लोगों का टाइट होता है, जैसे कि अगर आप लेडीज़ की बात करें, बहुत घर पे काम होता है, ऑफिस संभालना होता है, बच्चे ये वो, और इसकी वजह से फूड जिस टाइम पे जितना लेना चाहिए ऐसे होता नहीं है। कोई लोग एक बार ही बहुत ज़्यादा खा लेंगे, नहीं तो फिर बहुत देर तक भूखा रहेंगे। कोई तो लोग करते चाय पे ही दिन निकाल लिया जी, टाइम ही नहीं मिला खाने का। तो ये जो इरेगुलर टाइमिंग होते हैं खाने के, इसकी वजह से गट हेल्थ पे क्या असर होता है? अगर बहुत ज़्यादा इरेगुलरिटीज़ है आपका फूड इंटेक में, फॉर एग्जांपल आपने पूरा दिन नहीं खाया, काफ़ी लोग इंटरमिटेंट फास्टिंग भी करते हैं या पूरा दिन जैसे भी आपने बताया चाय पर बिताते हैं, सो डायरेक्टली इसका हमारे गट फ्लोरा पर बहुत इम्पैक्ट पड़ता है और वो पूरा का पूरा हमारा गट फ्लोरा डिस्टर्ब हो जाता है, जिसकी वजह से हमें इरेगुलरिटी इन फूड कि उसमें हमें ओबेसिटी हो जाएगी, प्लस में हमें इसकी वजह से डायबिटीज़ भी हो सकती है, राइट? अच्छा, डायबिटीज़ कैसे हो सकती है? क्योंकि आपका जो शुगर इंटेक है, जब आप खाना लेते हैं तो आपकी बॉडी में ऑब्वियसली फूड आपका कन्वर्ट होता है शुगर में, आपका रेडीमेड शुगर आपको मिलता है, एनर्जी मिलती है। सो वो आपका स्पाइक्स जो है, जब आपका फूड डाइजेस्ट होता है तो शुगर का जो स्पाइक है वो आपका घटता है या बढ़ता है। तो पूरा का पूरा दिन आपने शुगर नहीं लिया, फिर आप एक दिन किसी ने पूरा दिन चाय पर बिताया और शाम को आकर उसने अभी जब बताया जैसे कि पूरा का पूरा खाना एकदम खा लिया, तो हाई लेवल ऑफ शुगर एकदम आपकी बॉडी में बढ़ गया। ऑब्वियसली शुरू में आपकी बॉडी जो है कोशिश करेगी उसको एडजस्ट करने की, पर कितना टाइम तक? ये अगर ओवर द पीरियड आप ऐसे ही लेते रहे और आपने अपने लाइफस्टाइल में चेंजेस नहीं किए तो इट मे रिजल्ट, इट डिपेंड्स। ऐसा नहीं है कि 100% अगर आपने ऐसा किया तो आपको डायबिटीज़ हो ही जाएगा, बट इट मे रिजल्ट इनटू दैट। प्लस में आपका रेगुलर खाना ना खाने से या अलग अलग टाइम गलत खाना खाने से आपको ओबेसिटी भी बढ़ती है। और अगर आप पूरा दिन खाना नहीं खाते हैं, आपको बाहर आप कहीं पर हैं, आपको भूख लगी, तो आपका सबसे ज़्यादा माइंड आप जंक फूड भी ले सकते हैं। सो बेसिकली टाइम पर खाना ना खाना में रिजल्ट इन योर जंक फूड इंटेक। सो अगर आपका ओबेसिटी बढ़ेगा। फूड स्किप किया ना तो वो भूख के मारे हम बहुत ज्यादा खा लेते हैं। बिल्कुल, उस टाइम ऐसा होता है कि आपको जो भी दिखेगा सामने आप वही ले लोगे। और फॉर एग्जांपल आजकल तो अगर आप बहुत सारी हमारे मतलब लोग हैं जो मेट्रो से ट्रैवल करते हैं, तो आप हर मेट्रो स्टेशन पर देखना डिफरेंट बर्गर आउटलेट्स, डिफरेंट जंक फूड आउटलेट्स इतने मल्टीपल हो गए हैं। तो वहाँ पर हर चीज़ मिलती है, लेकिन इतनी सारी लाइन लगी होती है वहाँ पे, लोग बर्गर और बहुत सारी चीज़ें खा ही रहे हैं। तो ये सब चीज़ें क्योंकि आप शाम को आते हो या इवनिंग में, तो उस टाइम आपका जो अर्ज है भूख के लिए, खाना खाने के लिए, वो बहुत ज़्यादा होता है। तो आपको क्या लगता है कि जो भी सामने आप वही खा लो। ऑब्वियसली अगर आपने दिन में प्रॉपर खाना नहीं खाया है और आपने पूरा मेंटेन किया है, पर शाम को आते आते कहीं ना कहीं तो आपकी बॉडी भी जवाब देगी कि इसको भी शुगर चाहिए या खाना चाहिए। मैंने ये भी ऑब्जर्व किया मैम कि एक ही बार प्लेट में ज़्यादा डाल लो कुछ चावल या कुछ और जल्दी खाओ तो ना हम ज़्यादा खाते हैं। मतलब आई डोंट नो साइकोलॉजिकली या कैसे, बिकॉज जो आप खाना खाते हो कि आपका स्टमक फुल है। अभी हमने बात की थी ना कि दो ब्रेन, आपका एक एंट्रिक नर्वस सिस्टम और एक सेंट्रल नर्वस सिस्टम। सो बेसिकली एंट्रिक नर्वस सिस्टम से सिग्नल्स सेंट्रल नर्वस सिस्टम तक जाने में, क्योंकि दोनों दे ऑल्सो वर्क एज एन इंडिपेंडेंटली, तो जो उनका जो नर्व्स न्यूरॉन्स हैं उनके थ्रू उनका सिग्नल आपका सेंट्रल नर्वस सिस्टम तक जाने में टाइम लगता है। और हमारा ईटिंग बहुत ज़्यादा हो जाता है, तो इतना ज़्यादा फुल हो जाता है कि जब तक सिग्नल हमारा पहुँचता है तो हम ओवर ईटिंग ऑलरेडी कर चुके होते हैं। इसलिए हमेशा हर कोई
कोई कहता है, ये कहा जाता है और ये रिकमेंडेड भी है कि आपको खाना धीरे धीरे चबा के खाना चाहिए, सो दैट कि आप उतना ही खाओ जितनी आपको भूख है। यस और मैं ये भी प्रैक्टिस करती हूँ कि प्लेट में पहले थोड़ा लो, फिर वो खाओ, फिर और लो, ये भी मैं प्रैक्टिस करती हूँ। इससे भी मतलब मुझे ऐसे लगता है कि ईटिंग हैबिट अपना अच्छा होता है, जितना हमें खाना चाहिए हम उतना ही खाते हैं। थोड़ा खाना डालें प्लेट में, धीरे धीरे खाएं और हेल्दी खाना खाएं और टाइम पर खाएं। यस है ना, टाइम को स्किप ना करें। बहुत ज़्यादा शुगर एनरिच्ड फूड जो होता है, चाय है या कुछ बर्गर है या आइसक्रीम्स हैं, बहुत ज़्यादा इनटेक ना करें, उनका कम करें। तो आपने जैसे बताया इंटरमीडिएट फास्टिंग का बताया कि इसकी वजह से भी गट हेल्थ पुअर हो सकती है, लेकिन मैं 14 आवर्स कुछ खाती नहीं हूँ। 7-8 महीने 8-9-10 महीने हो गए होंगे, मतलब शाम को अगर 7 बजे खाना खा लिया, 7 बजे तक हो जाता है, तो दूसरे दिन में 9-9:30 के आसपास खाती हूँ। तो ये मेरे लिए तो अच्छा वर्क नहीं, पर ये तो इंटरमिटेंट फास्टिंग एक तरीके से नहीं, रात में सोने के बाद तो हमारी बॉडी रेस्ट पर होती है, उसको इतने शुगर या इतने एनर्जी की जरूरत नहीं है कि हम उसको रात में भी उठकर खाना खाएं। अच्छा, मतलब 14 आवर्स का गैप तो ये तो नॉर्मल प्रोसेस ही है ना। आई मीन इट्स हमारा ह्यूमन लाइफ, हम करते ही ये है, रात में तो उठ के हम खाना खाते नहीं है। नहीं तो इंटरमीडिएट फास्टिंग में लोग बोलते हैं ना कि 14 आवर्स भी रख सकते हो, 18 आवर्स या समटाइम्स इंटरमीडिएट वो वाला कि जिसमें आप ब्रेकफास्ट भी स्किप करो। अच्छा, वो ओमैड जो बोलते हैं, बहुत ज्यादा वाले इट में ऐसा नहीं है, और उसको बहुत लंबे टाइम तक आप कंटिन्यू ना करें, मतलब किया थोड़ा टाइम किया तो चेंजेस आप उसमें जरूर इंक्लूड करें। बहुत ज्यादा लंबे टाइम तक कुछ भी एक चीज को कंटिन्यू ना करें। यस और ये भी मैंने देखा है कि बहुत ऐसे होता है ना, कम खाना खाए और ऐसे कुछ करे ना, दैट हैबिट इज लाइक प्रेसिंग द स्प्रिंग। जैसे कि आप कम खा रहे हो, आप स्प्रिंग को प्रेस कर रहे हो, पकड़ के रख रहे हो, और फिर जब वो छोड़ोगे ना तो वो ऐसे उड़ेगा। एग्जैक्टली आप उसके फास्टिंग की वजह से आप कम खाते हो, आपका वेट एकदम कंट्रोल में आता है, और फिर जब आप उसको छोड़ते हो तो एकदम से बढ़ता है। तो इसीलिए हमेशा से अगर आपका वेट कम करना आपका टारगेट है तो हमेशा वही मेथड लेना चाहिए कि जो सस्टेनेबल हो, जिसको आप कहते हैं ना कि कॉन्टिन्यूस आप उस चीज को कैरी कर पाएं। यस कंसिस्टेंसी ऑलवेज मैटर्स। यस एक बार हम डॉक्टर कुमार से बात कर रहे थे तो वो बोले आपकी स्किन आपके हेल्थ का मिरर होती है, और ये भी होता है ना, आप देखो ज़्यादातर मतलब हम फीमेल्स ये एक्सपीरियंस करते हैं, थोड़ा भी अगर पेट में गड़बड़ हो गया या हम पीरियड्स के टाइम में भी जब हार्मोनल चेंजेस होते हैं तब भी फेस पे थोड़ा पिंपल आ जाता है, बहुत सारी लेडीज़ का ये होता है। या हम ऐसे भी देखो जैसे कुछ ब्लोटिंग हो गया या पेट सही नहीं है तो तभी पिंपल आएगा, और जब पेट सही है तो पिंपल नहीं आता है। तो ये क्या कनेक्शन है हमारी गट हेल्थ का और हमारी ब्यूटी का, स्किन का? हमारी स्किन हेल्थ और हमारी गट हेल्थ दे आर आई मीन कोरिलेटेड, दे मिरर ईच अदर। डॉक्टर कुमार ने बिल्कुल सही बोला। एंड अगर हम हेल्दी नहीं खाएंगे, बिकॉज हमारा इंटेस्टाइन क्या करता है, हमारा डाइजेस्टिव ट्रैक्ट जो है वो क्या करता है कि जो भी हम खाना लेते हैं उसमें से सारे के सारे न्यूट्रिएंट्स वो एब्जॉर्ब करता है, यही उसका काम है, यही काम वो करता है। उसमें से एनर्जी लेता है और पूरी बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट करता है, न्यूट्रिएंट्स को पूरी बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट करता है, वहीं से न्यूट्रिएंट्स आपको पूरी बॉडी में मिलते हैं। ऑब्वियसली अगर हम अच्छा नहीं खाएंगे तो वो पूरी बॉडी में तो हमारी स्किन भी आएगी सबसे पहले ऊपर, और ऊपर वही वहाँ से हमारा डायरेक्ट इम्पैक्ट हमारा स्किन के ऊपर दिखेगा ही दिखेगा। अगर हम कुछ भी गलत खाते हैं जो कि जिसमें कि बॉडी को ज़्यादा वर्क करना पड़े, बहुत ज़्यादा ऑयली खाया, बहुत ज़्यादा हमने आई मीन जंक फूड खाया, तो उसका डायरेक्ट असर वैसे ही दिखता है बॉडी पे कि आपकी स्किन पे पिंपल आ जाएगा, रफ स्किन हो जाएगी, या फिर आपको आई मीन कुछ स्किन रैशेस आ जाएंगे। तो सारे का सारा असर आपके स्किन पे डेफिनेटली दिखता है, गट का दिखता है, प्लस में अगर आप अगेन आपकी स्लीप का भी दिखता है, आप कितना सोते हो, अच्छे से नींद ले रहे हो। सो नींद है, गट है, ये तो डायरेक्टली आपकी स्किन से रिलेटेड है ही। मुझे ऐसे लगता है, और ये है भी, बहुत लोग ये एक्सपीरियंस करते हैं कि जो सीडेंट्री लाइफस्टाइल है ये भी गट को पुअर करती है। अगर थोड़ा एक्सरसाइज करो, वॉक करो, स्ट्रेचिंग करो, योगा करो तो भी पेट अच्छा रहता है।
आप क्या क्या कहेंगे इसके बारे बिल्कुल में? बिल्कुल, अगर आपका स्लगिश लाइफस्टाइल है तो वो बिल्कुल आपके गट को इम्पैक्ट करता है, बिकॉज आप जितना मूवमेंट उसमें रहेंगे, एक्सरसाइज करेंगे, और उतना आपका एनर्जी कंजप्शन भी होगा। जो आपने खाया है, आई मीन उसको कंज्यूम जो आपने किया है उसको यूज़ भी तो करना है। अगर आप सिर्फ कंज्यूम करते रहोगे, उसको यूज़ नहीं करोगे, तो बॉडी उसको स्टोर करना शुरू कर देगी। बॉडी उसको स्टोर करेगी तो ऑब्वियसली वो आपका ओबेसिटी में रिजल्ट निकलेगा, आपको ओबेसिटी, मोटापा दिखेगा। बहुत ज़्यादा मोटापा होगा तो आपको अगेन फिर से भी ब्लॉटिंग और गट्स रिलेटेड सारे इश्यूज आपको होना शुरू हो जाएंगे कि आप सिर्फ खा रहे हो लेकिन उसको यूज़ नहीं कर रहे। तो बिकॉज हम खाते उतना ही है जितना हमें यूज़ करना है, एक्स्ट्रा हम खाएंगे तो सारा डिपोजिशन होता है बॉडी में, और जो कि आपका रिजल्ट दिखता है आपको ओबेसिटी की फॉर्म में। और अगर बहुत ज़्यादा हमने इम्प्रॉपर फूड लिया, ठीक नहीं लिया, तो डायबिटीज़ भी आजकल, फूड रिलेटेड, फूड इंड्यूस डायबिटीज़ भी। मैम, हमारी अगर गट हेल्थ खराब है तो क्या इम्यूनिटी भी पुअर होती है? मतलब गट हेल्थ और इम्यूनिटी कैसे लिंक्ड है एक दूसरे को? ऑफ कोर्स, अगर हमारी गट हेल्थ अच्छी नहीं है तो उससे हमारी इम्यूनिटी पर भी असर आता है, बिकॉज 70% ऑफ आर इम्यूनिटी स्टार्ट्स विद द गट हेल्थ। अगर आपका कंजप्शन आपका कार्बोहाइड्रेट्स का, शुगर का, किसी भी चीज़ का अगर आप मैक्सिमम कंजप्शन करते हैं, उनको कंज्यूम करते हैं, तो आपकी इम्यूनिटी उतनी ही वीक हो जाएगी, बिकॉज डायरेक्टली इम्पैक्ट करती है और आपको बीमारियां होने का खतरा ज़्यादा बढ़ जाता है। वहीं अगर आप बैलेंस्ड डाइट लेते हो तो वो आपकी इम्यूनिटी को इम्प्रूव करती है। अगर आप वही ना लाइट फूड लेते हो, बैलेंस्ड लेते हो, तो आप देखना बहुत लंबे टाइम तक आप बीमार भी नहीं पड़ोगे, बिकॉज आपकी इम्यूनिटी अच्छी है, आप कंट्रोल ले रहे हो, आप हर चीज़ को देख कर ले रहे हो कि इसमें आपका शुगर ज़्यादा नहीं है या आपका इसमें आपका सॉल्ट ज़्यादा नहीं है। तो वो फूड जिसमें भी ये चीज़ें ज़्यादा नहीं होंगी, वो फूड डेफिनेटली आपकी इम्यूनिटी को अच्छा बनाकर रखता है। ओके, हमारी गट हेल्थ का हमारी इम्यूनिटी पर डायरेक्ट इम्पैक्ट पड़ता है, डायरेक्ट वो कोरिलेट करती हैं एक दूसरे के साथ, बिकॉज जैसा कि यहाँ पर बहुत सारी स्टडीज़ भी हैं, स्टडीज़ भी कहती हैं कि अगर किसी भी तरीके से हमारी गट हेल्थ इम्पैक्ट होती है तो 70% ऑफ इम्यूनिटी हमारी, क्योंकि उसी पर बेस्ड है, तो वो भी हमारी उससे इम्पैक्ट होती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम फर्स्ट उसमें आते हैं, फर्स्ट अगर उसकी बात करें कि हमारी गट हेल्थ कैसे हमारी इम्यूनिटी को वीक करेगी, तो सबसे पहले हमारा आता है सेल्फ मेडिकेशन। बहुत सारे केसेस में होता है कि लोग अपने आप दवाइयाँ लेते हैं और मतलब एंटीबायोटिक्स ले ली, बहुत सारी चीज़ें, तो वो डायरेक्टली हमारे गट फ्लोरा को डिस्टर्ब करती है, और जिसका कि डायरेक्ट इम्पैक्ट जो है हमारा इम्यूनिटी पर पड़ता है, उतनी हमारी इम्यूनिटी वीक हो जाती है। तो उस केस में हमें क्या करना चाहिए कि सेल्फ मेडिकेशन को अवॉइड करके अंडर सुपरविजन, डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के बाद ही हमें एंटीबायोटिक लेनी चाहिए, या कोई भी दवाई बेसिकली हमें उनकी प्रिस्क्रिप्शन के बाद ही लेनी चाहिए। उसको हमें खुद अपने आप डिसाइड करना, अगर हमें नहीं पता है, अगर हम डॉक्टर नहीं है और हमें नहीं पता है कि क्या लेना है, वो हमें अवॉइड करना चाहिए। सेकेंड, हमें कोई भी फूड जिसमें कि आपका शुगर ज़्यादा है या आपका सॉल्ट ज़्यादा है, कोई भी चीज़ ज़्यादा वो हमें नहीं लेना चाहिए, बिकॉज उससे भी हमारा फ्लोरा डिस्टर्ब होगा, और फ्लोरा डिस्टर्ब होगा तो हमारी इम्यूनिटी डिस्टर्ब होगी। थर्ड है, हमें बहुत लाइट या फाइबर रिच फूड लेना चाहिए, जो कि हमारा फूड के डाइजेशन में भी हेल्प करता है, और अगर हमारा फूड डाइजेशन अच्छा रहेगा, अगेन हमारा फ्लोरा अच्छा रहेगा और हमारी इम्यूनिटी अच्छी रहेगी। सेकेंड चीज़ जो इम्यूनिटी को वीक करने में आती है, वो हमारी आती है, अगर हम मेडिकेशन की बात करें, एक हमारी हुई सेल्फ मेडिकेशन, एक होती है हमारी गाइडेड मेडिकेशन। अगर हम गाइडेड मेडिकेशन की बात करें, जिसमें कि है कि फॉर एग्जांपल हमारा डायबिटीज़ है या अदर पेशेंट्स हैं जिनको कि एक रेगुलर उनको दवाई लेनी ही है, उसको हम किसी भी तरीके से रोक नहीं सकते, बट हमेशा उसको वो दवाई लेनी है। इन दैट केस हम क्या कर सकते हैं कि उसमें जो अदर थेरेपीज़ है, फॉर एग्जांपल अगर हम फिर अगेन नेचुरोपैथी या अदर थेरेपीज़ की बात करें, तो उसमें कॉलन हाइड्रोथेरेपीज़ और भी थेरेपीज़ है, डिटॉक्सिफिकेशन। ये कॉलन हाइड्रोथेरेपी क्या इनडायरेक्टली गट के थ्रू हमारा इम्यूनिटी भी बूस्ट कर सकती है? ऑफ कोर्स कर सकती है। वही हम सेम इसमें वही बात ही कर रहे हैं कि अगर हमारा कोई भी हमारा गाइडेड मेडिकेशन में किसी को अगर डेली फॉर एग्जांपल कोई दवाई लेनी है, और तो उसका गट फ्लोरा ऑब्वियसली हमारा डिस्टर्ब रहेगा, उसका नॉर्मल फ्लोरा नहीं रहेगा। अगर हम उसमें कॉलन हाइड्रोथेरेपी ये थेरेपी करते हैं, तो जो भी उसका डिस्टर्ब फ्लोरा है वो एक बार के डिटॉक्सिफिकेशन प्रोसेस में तो ज़रूर उसका क्लीन हो जाएगा। उसके बाद जब हम उसको कंबाइन करते हैं आपका प्रीबायोटिक्स, और हम उसको अदर मेडिसिन या प्रोबायोटिक्स और अदर मेडिसिन जो उनके साथ जब हम उसको कंबाइन करके लेते हैं, तो ऑब्वियसली वो हमारे फ्लोरा को बूस्ट करता है और हमारी इम्यूनिटी को भी स्ट्रॉन्ग बनाता है। थर्ड आता है हमारा स्ट्रेस मैनेजमेंट में। अगर हम बहुत ज़्यादा स्ट्रेस ले रहे हैं डे टू डे लाइफ में, अगेन अगर हमारा
स्लीप प्रॉपर नहीं है और उसमें आके हम कुछ भी खा रहे हैं तो भी वो हमारे गट फ्लोरा को डिस्टर्ब करेगा और इनडायरेक्टली इम्यूनिटी पर असर डालता है। और ये मैं भी मानती हूँ कि हमारी मेंटल हेल्थ का और गट का रिलेशन है, मतलब अगर स्ट्रेस का और गट का है, क्योंकि मैंने ये ऑब्जर्व किया है, अगर आपका फूड वेल डाइजेस्टेड नहीं है, बहुत ज़्यादा खाया हुआ है या आपको भूख लगी है, तो यू कांट मेडिटेट। ऑफ कोर्स, बिकॉज उतना वही जैसा कि हमने डिस्कस भी किया है, ब्लॉटिंग की एक प्रॉब्लम आ जाती है। अगर आपका फूड डाइजेशन ठीक नहीं है, ब्लॉटिंग होगा। ब्लॉटिंग अगर होता है किसी भी फॉर्म में, अगर आपका फूड डाइजेस्ट नहीं है, कोई चीज़ आपकी बॉडी में है, अब उससे आपको गैस बनेगी। समटाइम्स लोगों को क्या होता है, हेडेक है, बहुत सारी चीज़ें उनको शुरू हो जाती हैं, तो उसमें तो आप मेडिटेशन तो आप कर ही नहीं पाओगे। मेडिटेशन नहीं, आप कोई भी काम नहीं कर पाओगे। ये वो आपको अच्छा ही फील नहीं होगा तो आप डे टू डे का कोई और काम ही नहीं कर पाओगे। तो मेडिटेशन तो बहुत बाद में आता है कि अगर आप कुछ भी नहीं कर पा रहे हो ठीक से। तो मैम, आप हमारे व्यूवर्स के लिए गट हेल्थ को मेंटेन करने के लिए सिंपल टिप्स जो वो डे टू डे फॉलो कर सकते हैं, ऐसे क्या बताएंगे? आप कैमरा में देख के बताइए। ओके, सिंपल डे टू डे लाइफ में हम प्रोबायोटिक एनरिच्ड फूड ले सकते हैं। फॉर एग्जांपल कर्ड है, हमारी दालें हैं और हमारे फाइबर रिच फूड है, हरी सब्जियां हैं। और एक्सरसाइज को अपनी डे टू डे लाइफ में इंक्लूड कर सकते हैं, थोड़ा थोड़ा एक्सरसाइज करें। हमें हेल्दी रहने के लिए जो हमारा टेक अवे मैसेज है, अगर हम बात करते हैं खाने की, तो हमें हेल्दी खाना खाना चाहिए, फाइबर रिच फूड लेना चाहिए और शुगर और नमक को थोड़ा अवॉइड करना चाहिए। अगर हम बात करते हैं मेंटल हेल्थ की, तो हमें एक्सरसाइज करनी चाहिए, थोड़ी माइंडफुलनेस प्रैक्टिसेस करनी चाहिए कि हम माइंड से भी हेल्दी रहें। अब हम बात करते हैं कि अगर हमें फिजिकली और अगर हम चाहते हैं उस चीज़ को दूर करना, तो हमें जो है अदर प्रैक्टिसेस लाइक कॉलन हाइड्रोथेरेपी और अदर डिटॉक्सिफिकेशन प्रोसेस, उन सब के लिए जाना चाहिए, जिससे कि हम हेल्दी रह सकें। तो हमें हेल्दी रहने के लिए बैलेंस्ड डाइट एंड टाइमली डाइट ज़रूर लेनी चाहिए। सेकंड नंबर, हमें अगर हम बात करें फिजिकल एक्सरसाइज की, तो हमें फिजिकल एक्सरसाइजेस करनी चाहिए। और अगर हम बात करते हैं मेंटल हेल्थ की, तो हमें कुछ माइंडफुलनेस एक्टिविटीज़ को डे टू डे लाइफ में अपने इंक्लूड करना चाहिए। फोर्थ, अगर हम आते हैं कि अगर हम डिटॉक्सिफिकेशन प्रोसेस की तरफ जाते हैं, तो हमें कॉलन हाइड्रोथेरेपी या पंचकर्मा, इन सब थेरेपीज़ को करवाना चाहिए। हमें हेल्दी रहने के लिए बैलेंस्ड डाइट के साथ साथ टाइमली डाइट लेनी चाहिए। फिजिकल हेल्थ के लिए हमें एक्सरसाइजेस करनी चाहिए। मे बी हम अपनी कोई भी अगर हमारी पर्सनल हॉबीज़ है उसको हम डेवलप कर सकते हैं। मेंटल हेल्थ के लिए हमें माइंडफुलनेस एक्टिविटीज़ के लिए जाना चाहिए, जिसमें कि मेडिटेशन या कोई और एक्सरसाइज ले सकते हैं। और क्योंकि डे टू डे लाइफ में हम बहुत सारे टॉक्सिन्स और एनवायरमेंटल फैक्टर्स हैं जिनको हम किसी भी तरीके से अवॉइड कर ही नहीं सकते, उनकी क्लीनिंग के लिए आइदर हम कॉलन हाइड्रोथेरेपी और पंचकर्मा, इसमें से किसी भी थेरेपी के लिए जा सकते हैं। मैम, थैंक यू सो मच। आपने हमारे सभी व्यूवर्स के लिए गट हेल्थ के बारे में बहुत अच्छे से बताया। मुझे ऐसे लगता है ये एक एपिसोड अगर कोई देखता है तो उसको गट हेल्थ के बारे में सब कुछ ओवरऑल सब कुछ पता चल जाएगा। मैम, थैंक यू सो मच। क्लियर हो। थैंक यू।